हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार सभी के। आई होप सभी लोगों की पढ़ाई जोरों शोर से चल रही होगी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग यार पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों चैप्टर मिला के यार आप लोगों के बेसिक्स बनते हैं पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यार हम लोगों को बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को सीखना है। पीरियोडिक टेबल यार आज स्टार्ट हो रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर यार ये नहीं है, बहुत कम लेक्चर्स में यार ये ओवर हो जाएगा। डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे ताकि यार हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बहुत अच्छे से बने। ठीक है, एक यार मेजर सवाल ये आता है कि क्या हमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो यार पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस जो जो मेन एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे आपका Z=30 तक आपको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ऐसे ही फिर यार जैसे Ag हो जाता है, सिल्वर गोल्ड हो जाता है, तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमको यार इनका आइडिया होना चाहिए। और यार वक्त के साथ ही यार आप लोगों को आइडिया लगते जाएगा। जैसे जैसे यार हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हम लोग यार जब P ब्लॉक पढ़ेंगे, जब हम लोग 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो D और F ब्लॉक पढ़ते हैं, राइट। तो उससे आप लोगों को सारी चीज़ें याद होती जाएंगे ना। तो यार पूरे के पूरे आपका जो प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन है, उसके दौरान में आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, इस चैप्टर के लिए हमें जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उससे ज्यादा ही यार हम लोग बल्कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सारे के सारे वीडियोस देखिए, फॉलो करिए और एक एक चीज समझते हुए चलिए। ठीक है, दिस इज लेक्चर 1, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि यार पीरियोडिक टेबल होती क्या है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज सिस्टमैटिक टैब्यूलर वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डिस्कवर। जो भी यार एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं उनको सिस्टमैटिक और टैबुलर वे में लिखने का तरीका ही क्या होता है? आपका पीरियोडिक टेबल होता है, राइट। तो हम लोगों ने सबसे मेजर जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों? कि यार हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई? तो पीरियोडिक टेबल हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यार हम अच्छे से स्टडी कर सके, राइट। जैसे यार अभी तक हमारे पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर हैं वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं। ठीक है, अब 118 एलिमेंट्स के यार हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो अगर एक फिक्स्ड पैटर्न मिल जाता है हमें तो वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए यार वो फिक्स्ड पैटर्न खोजने के लिए ही हमने एक सिस्टमैटिक टेबुलर वे में हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखा और फिर हमने उन्हें पढ़ना स्टार्ट करा। और उसी सिस्टमैटिक टेबुलर वे में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लेकिन यार ये एकदम से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एकदम से डिस्कवर नहीं हुई। तो पहले कुछ यार डिस्कवरीज हुई, फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया किसी न किसी बेसिस पे, फिर दूसरी डिस्कवरी हुई, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर तीसरी डिस्कवरी हुई, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे धीरे 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 डिस्कवरीज होती गई और फिर यार एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है जो हम आज अभी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, राइट। तो यार मेन एम हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है। जो आपके यार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले यार हम लोगों को कुछ कुछ डिस्कवरीज देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरी थी विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलो यार डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी डिस्कवरी आती है वो आती है डोबरनियर के ट्राइड्स। डोबरनियर ट्राइड, तो देखो उनने क्या बोला, डोबरनियर ने क्या बोला? डोबरनियर ने बोला कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स। डोबरनियर ने एलिमेंट्स को अरेंज करा इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। तीन तीन के जोड़ों में उसने एलिमेंट्स को क्लब करना स्टार्ट करा, जिनको उन्होंने क्या बोला? ट्रायड्स बोला। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट का इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्राइड। जैसे मान लो ट्राइड में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास या फिर जो एटॉमिक वेट रहेगा वो एवरेज रहेगा और 2 एलिमेंट्स के। ये इन्होंने बोला डोबरनियर के ट्राइड्स। ठीक है, डोबरनियर भैया ने ये बोला। अब कौन कौन से ट्राइड बनाए उन्होंने ये भी हमें यार देखना पड़ेगा। तो हमारे एनसीईआरटी में भी यार कुछ कुछ ये ट्राइड्स दे रखे हैं। जैसे देखो आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का यार ट्राइड रखा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 7, पोटेशियम का 23 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो देखो जो मिडिल एलिमेंट है कौन है? सोडियम। तो अगर इसका आपको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे? जो और 2 एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक वेट का एवरेज ले लो। तो मतलब 7 + 39/2 करोगे तो ऑलमोस्ट मतलब ये कितना आएगा आपका?
23 आएगा। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स को क्लब किया गया जिसमें यार जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास और 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास का एवरेज आया। ठीक है, ये आपका पहला ट्रायड बना। ठीक है, ये आपका पहला ट्रायड। और ऐसे और कौन कौन से ट्रायड लिए यार? और उन्होंने एक ट्रायड लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, है ना। एक लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। अब इनका एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 40 होता है। इसका कितना होता है? 88 होता है। इसका कितना होता है? 137 होता है। तो अगेन आपका जो स्ट्रॉन्शियम है उसका एटॉमिक वेट क्या रहेगा? एवरेज रहेगा कैल्शियम और बेरियम के। तो अगर आप 40 प्लस 137 बाय 2 करोगे तो दिस वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब करीब रहेगा काफी 88 के। चाहो तो यार इसे कर लो, जैसे 137 और 40 ऐड करो तो 177 हो गया, है ना। 177 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये कितना आएगा? देखो ये कितना आएगा, काटो यार, 8 से काटो, 88.5 आ रहा है ना। तो दिस इज 88.5, राइट। तो लगभग लगभग वो 88 के बराबर है, भले ही एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके बराबर भी आता है, तो भी यार हम यही मानते हुए चलते हैं कि हाँ ये ट्रायड बन रहा है। ठीक है, तो डोबर्नियर ने इस तरीके से यार आपके ट्रायड्स या फिर इस तरीके के जो आपके एलिमेंट्स थे उनको ट्रायड के फॉर्म में क्लब किया गया। और जैसे देखो और कौन से ट्रायड थे, और कौन कौन से ट्रायड थे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका एक ट्रायड बनाया गया। क्लोरीन कितना रहता है? 35.5 रहता है उसका एटॉमिक मास। इसका कितना रहता है? ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का कितना रहता है? 127। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास वुड बी एवरेज ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन के। ठीक है, ऐसे यार एक और जो आपका ट्रायड था, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के भाई ने क्या करा? ट्रायड बनाए, डोबर्नियर ने ट्रायड बनाए। तो ऐसे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी उसने ट्रायड बनाया। तो ये कितना आ गया आपका? 9 आ गया। ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 40। तो ऐसे तरीके से यार उसने ट्रायड बनाए। लेकिन यार इससे आप लोगों को एक प्रॉब्लम अभी दिख रही होगी कि यार जितने भी एलिमेंट्स नोन है सबको थोड़ी ना यार उस ऐसे ट्रायड में हम लोग क्लब कर सकते हैं। तो डोबर्नियर का भी जब यार जो मॉडल था उसमें ड्रॉबैक क्या आया कि ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी यार नोन एलिमेंट्स आए उन सभी को ही वो ट्रायड के फॉर्म में ग्रुप नहीं कर पाया। यार हमारा मतलब क्या, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दो ताकि उनकी हम प्रॉपर्टीज आसानी से पढ़ सके। तो डोबर्नियर का जो ट्रायड था वो रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? वो रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया कि यार जो जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उस टाइम पे डिस्कवर, वो सभी को ही ट्रायड के फॉर्म में वो ग्रुप नहीं कर पाया था, इसलिए वो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है भैया, चलो डोबर्नियर का तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई? उसके बाद आए आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। अब ये क्या थे? ये थे भैया संगीत, जो आपका संगीत होता है, म्यूजिक होता है ना, ये था न्यूलैंड बंदा था म्यूजिक का लवर, ये म्यूजिक के लवर थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे when elements are arranged in increasing order of atomic mass, आप क्या करो? एलिमेंट्स को अरेंज कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट। तो जो एवरी 8th एलिमेंट आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे यार आपका सा रे गा मा पा धा नी सा ये होता है, तो देखो सा से स्टार्ट होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो एवरी 8th एलिमेंट, जैसे पहला क्या आया था? सा, और 8th भी क्या आया था? सा। तो इन्होंने उसी तरीके से क्या बोला कि जो हर 8th एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी मैच खाएंगी पहले एलिमेंट से। जैसे देखो हम बात करें तो लिथियम, ठीक है, ये हो गया। फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम। तो अगर आपका लिथियम आपका पहला एलिमेंट है तो सोडियम आपका 8th एलिमेंट है। तो लिथियम और सोडियम को इन्होंने बोला कि यार साथ में रखो, क्योंकि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट मारेंगी आपके फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये क्या ऐसे तरीके से इसने अरेंज करा। अब आप लोग खुद सोचिए इसे, है ना, खुद सोचेंगे तो आपको एक ड्रॉबैक तो ऐसे ही दिख जाएगा कि आज हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पता है कि यार फ्लोरीन के बाद कौन आता है? नियॉन आता है, राइट। तो यहां पे आपकी क्या रहती हैं? नोबल गैसेस रहती हैं। तो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उन्होंने यार नोबल गैसेस को कंसिडर नहीं करा गया। उस टाइम पे यार नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने जगह छोड़ी कि यार नोबल गैस की हमको जगह छोड़नी चाहिए। तो ये एक तो यार यही ड्रॉबैक आ गया है। और जो ये आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स, सिर्फ आपका कैल्शियम तक यार ये वैलिड हुआ। उसके बाद जैसे जैसे यार आपके हेवियर एलिमेंट्स आते गए, डिस्कवर होते गए, उनको अगर इसी फॉर्म में हमने अरेंज करना चाहा तो वहां पे चीजें गड़बड़ा गई।
तो ड्रॉबैक क्या आया, इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, लाइटर एलिमेंट्स कैल्शियम तक ही यार ये चीजें वैलिड थी, और नो पोजीशन फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के लिए कोई भी पोजीशन खाली नहीं छोड़ी गई, राइट तो ये वहां से भी यार ये गड़बड़ आ गई, और डज नॉट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट, ये तो एक ही बात है, मतलब केवल और केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम किया गया था, और हेवियर एलिमेंट्स जैसे ही डिस्कवर किए गए वैसे ही चीजें रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये भी यार आपका चले गया। फिर कौन आया, फिर आया लोथरमेयर कर्व आया, है ना। अब भाई साहब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा, इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा किस किस के बीच में, सुनिए, इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट करा, इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एटम की कितनी वॉल्यूम है ना, एटम को हम एक स्फीयर लेते हुए चलते हैं, तो एटम की कितनी वॉल्यूम है वर्सेस इट्स एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, इन्होंने इनके बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है। अब देखो ऐसा करके कुछ ग्राफ आया, ऐसा करके कुछ ग्राफ आया। अब देखो मैं आपको पॉइंट पढ़ते जाऊंगा और मैं आपको समझाते जाऊंगा, देखो क्या बोल रहा है, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 वाले, है ना, अपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वाले एल्कली मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 1 वाले, ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन अ ग्राफ, मतलब ये जो टॉप है ये आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई करा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या आ गए आपके टॉप पोजीशन में ऑक्यूपाई करके, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 2 वाले, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन इन ग्राफ, तो गिरती हुई जो पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई करी, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, मतलब ग्रुप 2 ने, मतलब ये वाली पोजीशन किसकी आई, बेरिलियम, ये वाली किसकी आई, मैग्नीशियम, देख रहे हो गिरती हुई पोजीशन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे सिमिलरली आगे बेरियम रहेगा, राइट तो गिरती हुई पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई करी। एंड लास्ट आपकी रहती हैं, कौन से कलर से लिखें, इसे लिखते हैं हम लोग ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा है आपका, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस कौन से होते हैं आपके, ग्रुप 17, तो जो हैलोजेंस थे दे ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन इन ग्राफ, तो ये जो चढ़ती हुई पोजीशन थी ये वाली पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी, हैलोजन, तो यहां आया आपका फ्लोरीन, यहां आया आपका क्लोरीन, यह आया आपका ब्रोमीन, और यहां आया आपका आयोडीन, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, एल्कली मेटल्स कहाँ है, टॉप पोजीशन पे, एल्कलाइन अर्थ मेटल गिरते हुए पोजीशन पे, हैलोजन चढ़ते हुए पोजीशन पे। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यार ग्राफ कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अभी तो यार मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स ही डाले हैं, हमारे अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखें तो 18 ग्रुप्स हैं यार उसमें, और ऐसे 18 ग्रुप्स को अगर मैं इस ग्राफ में प्लॉट करने जाऊंगा तो आप खुद सोचो कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाला है, राइट तो सीधा सीधा मेजर जो ड्रॉबैक था वो क्या था, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। यार आपके पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या है, पीरियोडिक टेबल का पर्पस ये है कि यार आसान हो पाए चीजें, ताकि उनकी हम जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो आसान तरीके से हम पढ़ पाए। तो यहाँ पे तो लोथरमेयर कर्व क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तो इसलिए भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यार इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं झेलेगी भाई, आप इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। लोथरमेयर कर्व भी गया। उसके बाद भैया कौन आए, उसके बाद आपके भैया आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना, ये अब खिलाड़ी था बंदा, है ना, ये चैंपियन था बंदा। मेंडलीव ने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करा। इससे पहले आप देखोगे तो टेबल के फॉर्म में नहीं थे, ट्रायड्स 3-3 के फॉर्म में, ऑक्टेव्स 8-8 के फॉर्म में। लोथरमेयर कर्व को कर्व में कुछ किसी ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर रहे थे एलिमेंट्स को, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एक टैब्यूलर अरेंजमेंट में किया आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत ध्यान से समझना है यार इस एलिमेंट को, इस स्टेटमेंट को। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिपीट करती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है, इस चैप्टर का मेन मकसद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी चीजें क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो हम लोगों इस चैप्टर में आगे यही पढ़ना है, पर पहले ये तो समझे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपीट करती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और मेंडलीव के हिसाब से क्या बोला कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है
इनका जो बेस है रिपीट करने का, ये क्या कर रही है, एक समय के बाद रिपीट कर रही है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो किस बेसिस पे कर रही है, उनका बेसिस इसने क्या बोला, मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पे आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट मार रही हैं। ठीक है, अभी देखना है ना सही है गलत है। वैसे तो एटॉमिक मास गलत है, आज का जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अभी बस इसके बाद हम लोग मॉडर्न फॉर्म को ही इंट्रोड्यूस करने वाले। लेकिन मेंडलीव ने क्या बोला, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो जो रिपीट मार रही है, किसके बेस पे मार रही हैं, एटॉमिक मास के बेस पे मार रही हैं। अब मेरिट्स क्या क्या थे आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहली बात जो अच्छी बात थी पीरियोडिक टेबल की, कि इट सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या करा यार, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। और टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का मतलब यही था कि उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई बना दिया, एलिमेंट्स को पढ़ना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना। उन्होंने क्या करा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। अब अगर मेरे को एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज बताए तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मेरे को प्रॉपर्टी बताए। तो बहुत आसान बना दिया उन्होंने एलिमेंट्स की स्टडी को। और भैया इतने इतने तगड़े थे कि सम वेकेंट स्पेस was left for discovering of new elements having similar properties। उन्होंने उसी टाइम पे कुछ जगह छोड़ दी। जैसे यार उस टाइम पे सारे के सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, लगभग 60 के करीब डिस्कवर हुए थे। आज तो हमें पता है कि यार 118 तक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं, 118 एलिमेंट्स तक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं। लेकिन उस टाइम में समथिंग अराउंड 62 63 डिस्कवर हुए थे। तो उस टाइम जो डिस्कवर नहीं हुए थे, राइट, जैसे जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, ऐसे गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसी टाइम पे कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी थी, ये बोलते हुए कि यार फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसको इस पोजीशन पे डाल देना। तो उन्होंने कुछ वेकेंट स्पेसेस उसी टाइम पे छोड़ दी थी, खाली छोड़ दी थी कि हाँ यार ऐसा कोई एलिमेंट यहां पे आएगा। ठीक है, अब ऐसे उन्होंने उस टाइम पे उन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया, उन एलिमेंट्स को नाम दिया एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्या नाम दिया, एक का सिलिकॉन। उन्होंने वो नाम दिया। और जब वो लेटर डिस्कवर हुए तो एक का एल्यूमिनियम आपका बना गैलियम। जब बाद में डिस्कवरी हुई तो उस एलिमेंट को नाम क्या रखा गया, गैलियम। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ एक का एल्यूमिनियम करके कुछ आएगा, उसका प्रॉपर्टीज ये मैच खाएंगी। और जो एक का सिलिकॉन था वो कौन निकला, आपका जर्मेनियम। तो उन्होंने उसी टाइम पे ही यार कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी थी कि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको इस पोजीशन पे आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत तगड़ी बात है ये, राइट। ठीक है, अच्छा और क्या करा उन्होंने, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम। जैसे यार उस टाइम पे बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना चलता था, 13.5 चलता था, जो कि क्या रॉन्ग था, जो कि गलत था। लेकिन उन्होंने जब यार पीरियोडिक टेबल बनाई और उनको एटॉमिक मासेस या फिर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यार अरेंज करा उन्होंने, तो ये पाया गया कि यार बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट आता है वो कितना आता है, 9 आता है। तो मेंडलीव ने करेक्ट किया गया बेरिलियम का एटॉमिक वेट। पहले के हिसाब से 13.5 चल रहा था, लेकिन 13.5 नहीं होता है, कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो बेरिलियम ने ये चीज करेक्ट करी। अच्छा अब देखो डीमेरिट्स। डीमेरिट क्या करा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। हालांकि ये तो जो हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका भी डीमेरिट है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है अब तक। हाइड्रोजन की पोजीशन अब तक कंट्रोवर्शियल है, मेंडलीव के टाइम पे भी कंट्रोवर्शियल थी, अभी भी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, और कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। देखो यार इन्होंने क्या बोला, मेंडलीव ने क्या बोला, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट मार रही है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ये बोला मेंडलीव ने। ठीक है, तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूछा कि ठीक है यार ये रिपीट मार रही है प्रॉपर्टीज, बट इसका रीजन क्या है, ये बताओ मेंडलीव भैया, इसका रीजन क्या है यार, क्यों मार रही हैं आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट एक सर्टेन इंटरवल के बाद। तो इसका रीजन यार आपके मेंडलीव कुछ नहीं दे पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी का रीजन क्या है, इसको यार मेंडलीव नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो ये यार कुछ आपके डीमेरिट्स थे या फिर ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। ये इतनी सारी डिस्कवरीज थी आपकी, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो कहां से आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आएगा, या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछते हैं। तो यही यार हमको बहुत डिटेल में पढ़नी है।
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग यार कॉपी पेन उठा लो और सारी चीज़ें फटाक से नोट करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आपका जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन मूजलेस लॉ। ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अगर कोई पूछे कि आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन मूजलेस लॉ। अब बोलोगे भैया मूजलेस लॉ होता क्या है, तो मूजलेस लॉ बोलता है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। Z क्या है आपका, Z है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आ जाता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस B, ठीक है। कुछ नहीं है यार, ये मूजलेस लॉ है और A और B क्या है, सिंपली दे आर कॉन्स्टेंट्स, A एंड B आर सिंपली कॉन्स्टेंट्स, A और B क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहां से यार पता क्या चला कि जब हमने किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली तो वो किसके प्रोपोर्शनल आई, वो प्रोपोर्शनल आई आपके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के नहीं। जैसे देखो मेंडलीव में वापस चलते हैं, तो मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने क्या बोला कि यार एटॉमिक मास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इधर आ जाओ, तो इसने भी देखो, लोथर मेयर ने, कर्व ने भी क्या लिया, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को प्रॉपर्टी माना। न्यूलैंड के पे आ जाओ, तो न्यूलैंड ने भी क्या करा, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना। ऐसे डोबर्नियर में भी आ जाओगे तो उसने भी जो ट्रायड बनाए किसके बेसिस पे बनाए, एटॉमिक मास पे। लेकिन मूजले ने सबसे पहली बार बोला कि यार एटॉमिक मास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इतनी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है, एटॉमिक नंबर। जो आपकी एटॉमिक नंबर है इट इज मोर fundamental, it is more fundamental property than atomic mass। atomic mass से ज्यादा fundamental property आपकी कौन सी है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास इतनी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, तो एटॉमिक नंबर पे आपकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जो भी यार आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्टिविटी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो एटॉमिक नंबर को अब हम लेके चलेंगे, तो तभी देखो आपका जो स्टेटमेंट आया मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, वो क्या आया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपीट करती है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल के बाद। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके हैं, एटॉमिक नंबर। मेंडलीव और उनके सारे पिछले भाइयों ने क्या बोला था, एटॉमिक मास को तवज्जो दी थी। लेकिन अब से हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एटॉमिक नंबर है। करेक्ट। अच्छा, पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करना चीजों को, हम उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, कॉज क्या मतलब, जैसे देखो जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है अगर नाम नहीं सुना है तो, पहली बार सुन रहे हो तो भी कोई लोड की बात नहीं है ना, अब ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाएंगी। तो मेंडलीव था, वो पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं बता पाया था कि यार जो चीजें रिपीट मार रही हैं वो क्यों मार रही है, नहीं बता पाया। लेकिन इन्होंने बता दिया था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था, जो रिपीटिशन ऑफ अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यही है आपका पीरियोडिसिटी का कॉज, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट कर रही हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, है ना, लिथियम की बात करें तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का लिखता हूं, जो लास्ट शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो लिथियम का लिखूं तो क्या होगा, वो 2s1 होता है। ऐसे अगर मैं सोडियम को लिखूं तो उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s1। पोटेशियम को लिखूं तो क्या होता है, 4s1। तो ध्यान से देख रहे हो, लास्ट शेल में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये क्या है, सबको एक ही ग्रुप में रखा गया, दीज आर और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो इन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो उसका रीजन क्या आया, उनकी प्रॉपर्टीज के सेम होने का रीजन क्या आया, कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है ना। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखेंगे NS1। तो ये रीजन आया पीरियोडिसिटी का, इसलिए रिपीट मार दिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आइए बात समझ में, क्लियर हुआ है।
अब ये बात हमने कर ली, अब मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। उसे यार लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, सारी बातें यार आपको बढ़िया तरीके से फीड होती जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि यार जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, करेक्ट। 4 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला कौन सा ब्लॉक है आपका, एस ब्लॉक, राइट। अब एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब देखो हर किसी ब्लॉक की, हर किसी ग्रुप की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है, वो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो NS1 होती है, ग्रुप 2 की बात करें तो NS2, मतलब NS1 to 2, NS1 या फिर NS2 आपका एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, करेक्ट है। सेकेंड ब्लॉक कौन सा है, सेकेंड ब्लॉक रहता है पी ब्लॉक। अच्छा ये ब्लॉक रखे क्यों गए, जैसे एस ब्लॉक को एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, ये पता है, सोचो। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में, आपको सबशेल होते हैं यार, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, तो अगर एस सबशेल में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स इन पी सबशेल, अगर पी सबशेल में एंटर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक हैं आपके, एस पी डी एफ। अब आ जाओ पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक लाया करता है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे के सारे कहाँ हैं आपके, पी ब्लॉक में लाए कर रहे हैं। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126, मतलब NP1 हो सकता है, NP2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का। अब हम बात करें डी ब्लॉक की, राइट। अब डी ब्लॉक कहां से कहां तक लाया करता है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, मतलब 3 से लेके 12 के पूरा का पूरा किस में लाई कर रहा है, आपका डी ब्लॉक में कर रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा कहां लाई कर रहा है, आपका डी ब्लॉक में लाई कर रहा है। अब अगेन इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10, ठीक है, और NS 0 से 2, ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी जैसे ऐसे N लिखा है तो ये N क्या है आपका, वैलेंस शेल, मतलब सबसे आखिरी वाला, ठीक है। N-1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, मतलब वैलेंस से एक अंदर वाला। जैसे वैलेंस अगर 4 है तो पेनल्टीमेट शेल उसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक अंदर वाला। वैलेंस अगर 5 है तो पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक अंदर वाला। आ रही है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। और लास्ट आपका ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक थोड़ा सा खास है ना, थोड़ा सा खास है। अब इसमें देखिए, पहले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2 F 1 to 12, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में कितने जा सकते हैं, 14 जा सकते हैं, तो 1 to 12, N-1 D 0 से 1 और NS। अब जैसे देखो N होता है वैलेंस शेल, N-1 होता है पेनल्टीमेट शेल, और N-2 क्या होता है आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जैसे आपका वैलेंस शेल आपका 5 है तो पेनल्टीमेट शेल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट। अब जैसे मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूं एफ ब्लॉक के बारे में, तो एफ ब्लॉक में बच्चा 2 सीरीज होती हैं, कौन कौन सी, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये 2 सीरीज हैं यार इसकी एफ ब्लॉक की, ठीक है। लैंथेनॉइड कहां से कहां तक लाया करते हैं, Z इक्वल्स टू 58 to 71, 14 एलिमेंट्स होते हैं टोटल लैंथेनॉइड्स में। ऐसे एक्टिनॉइड्स में भी कितने होते हैं, 14, कहां से कहां तक लाया करते हैं, 92 103, ठीक है। अच्छा, लैंथेनॉइड प्रेजेंट कहां होते हैं, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स आपके कहां प्रेजेंट हैं, पीरियड 6 में, ग्रुप 3 में। ये ध्यान रखना, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। एक्टिनॉइड सारे के सारे 14 के 14 एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट हैं, पीरियड 7 और ग्रुप 3 में। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या है, और क्या बात है,
जो आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं, अब इनको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है। ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, ये लैंथेनॉइड्स आपके 4f सीरीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। 4f सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब शेल में जाता है, तो इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड्स को हम लोग 4f सीरीज भी बोलते हैं। ऐसे ही जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं, इन्हें हम 5f सीरीज बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 5f सब शेल में जाता है। ये चीज आई है बात समझ में? ठीक है। अब यार जो आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं, उनका नाम किस पे रखा गया? उनका नाम रखा गया एक एलिमेंट पे जिसका नाम है लैंथेनम। ठीक है, तो एक होता है आपका लैंथेनम भैया, और एक्टिनॉइड्स हैं, इनका इसका नाम किस पे रखा गया है? इसका नाम रखा गया है आपका एक्टिनियम पे। इसका नाम रखा गया है आपका एक्टिनियम पे। तो लैंथेनम है, लैंथेनम का Z कितना रहता है आपका? 57 रहता है। एक्टिनियम का Z कितना रहता है? 89 रहता है। अब ये पूछा जाएगा कि यार लैंथेनम कहां प्रेजेंट है और एक्टिनियम कहां प्रेजेंट है? तो बच्चा लैंथेनम प्रेजेंट होता है पीरियड 6 ग्रुप 3 में। एक्टिनियम कहां प्रेजेंट होता है आपका? पीरियड 7 ग्रुप 3 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और जो आपके लैंथेनम और एक्टिनियम है, दे आर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। याद रखना है इसको। लैंथेनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक के नहीं है, किसके हैं? डी ब्लॉक के। लेकिन ये जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं, ये सीरीज हैं। लैंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये सीरीज हैं, और किसकी हैं? ये एफ ब्लॉक की सीरीज हैं। ये दोनों एफ ब्लॉक में है। लेकिन लैंथेनम और एक्टिनियम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हजम हुई है? क्या ये सारी चीजें समझ में आई हैं? ठीक है। और क्या बात होती है? एक और यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, जगह दिख रही है। पूरा एक स्लाइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसी जैसे देखो तो 4f सीरीज थी। 4f सीरीज क्या थी? लैंथेनॉइड्स को हम लोग 4f सीरीज बोलते हैं। 4f सीरीज ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में जा रहा है। ऐसे ही 5f सीरीज थी, एक्टिनॉइड्स को 5f सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में जाता है। ऐसे ही एक होती है आपकी 3d सीरीज, राइट। ऐसे ही होती है एक आपकी 4d सीरीज, ऐसे ही एक होती है 5d सीरीज। नाम से ही समझ में आ रहा है। 3d सीरीज क्या? कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3d में जाएगा तो उसे हम 3d सीरीज बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा तो 4d सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा तो 5d सीरीज। अब ये चीज पूछी जा सकती है कि यार 3d सीरीज कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? तो जो 3d सीरीज होती है ये आपके 4th पीरियड में प्रेजेंट है। जो 4d सीरीज है ये आपके 5th पीरियड में प्रेजेंट है, और जो 5d सीरीज ये आपके 6th पीरियड में प्रेजेंट है ना। P4 क्या है? 4th पीरियड, ठीक है। 5th पीरियड और 6th पीरियड, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी अभी और इन्फॉर्मेशन है ना, अभी खत्म नहीं हुए हैं हम। तो क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में मैंने आपको दी है, क्या उतनी हजम हुई है अभी? है ना, उतनी हजम। आसान है चीजें, कुछ नहीं, हमें ध्यान रखनी है ज्यादातर चीजें। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को और ज्ञान देते हैं। एक रहता है आपका नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। एक नाम क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या रहते हैं? अब ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको कवर कर लेते हैं। जो आपका S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके क्या कहा जाता है? कंबाइंड आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, आइए बात समझ में। ये चीज हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, हमें चलो पता चल गया। और क्या है? और आप कह रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये कौन से होते हैं भैया? अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और जो जो एलिमेंट इनकी डेफिनेशन में आ जाएंगे अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? दे हैव, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। उनके इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं इन देयर ग्राउंड स्टेट
इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी एलिमेंट के पास उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मैंगनीज की, जैसे हम लोग बात करते हैं मैंगनीज की, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, अब आना चाहिए लिखना, है ना। क्या, एर्गन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका Z = 25 होता है इसका, ये लिख दो 3d5 लिख दो, 4s2 लिख दो। अच्छा, इसको चाहो तो 4s2 3d5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है। अगर मैं 3d5 बनाना चाहूं तो देखो 3d5 अगर मैं ऐसा बनाना चाहूं तो ये बनेगा, 5 ऑर्बिटल बना दो, ऐसे 5 डब्बे, हर किसी में एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। डी मैक्सिमम कितना जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन तक जाता है। यहां पे तो अपने 5 ही इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, तो इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल गया उसके ग्राउंड स्टेट में या उसके मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में, तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और लेकिन उधर ही यार अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाऊं जिंक का, तो जिंक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इट इज एर्गन 3d10 4s2। तो अगर 3d की बात करें तो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10। तो क्या 10 के 10 चले गए? बिल्कुल। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो मिला नहीं। ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट, या फिर इसको लिखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो यहां पे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी होती है? Zn+2 में एग्जिस्ट करता है। आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब ये भी अच्छी चीज आपको सिखा रखी है। अब मुझे आप लोग बताइए, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d से निकालोगे या 4s से निकालोगे? सोचो, सिखाया है। तो जो भी पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? 4s से निकलते हैं। 4s ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। आपके इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। तो देखो एर्गन 3d10 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी तो आपके कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, देख रहे हो। तो आपको ग्राउंड स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिले, कॉमन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिले। तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ना ही उसके ग्राउंड स्टेट में है, ना ही उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, किसी में भी एक में मिल जाता ना, ग्राउंड स्टेट में भी मिल जाते या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाते, तो हम लोग मान जाते। लेकिन किसी में भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो इसके जो आपके ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो आपके 3 मेंबर रहते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को ही हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। इनफैक्ट इन्हें हम क्या बोलते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट भी यार यहाँ पे लिखा जाता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे आपका जो ग्रुप है जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला, ये आपका ग्रुप 12 है। अब ग्रुप 12 कहाँ लाया करता है? डी ब्लॉक में लाया करता है, हमें पता है ये तो, राइट। तो जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे के सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे, एक्सेप्ट, सिवाय किसके? सिवाय जिंक, कैडमियम और मरकरी के। देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक में तो प्रेजेंट हैं, बिल्कुल प्रेजेंट है यार, ग्रुप 12 में प्रेजेंट है, और ग्रुप 12 डी ब्लॉक का हिस्सा होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए थे, वो उनके पास नहीं है, ना ही ग्राउंड स्टेट में है, ना ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सूडो, इन्हें हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आइए बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे ही यार एक और जो टर्म रहता है वो रहता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो यार ये सारी चीजें वापस आएंगी जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे, हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये वापस उस टाइम पे आएगी। लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि हाँ चलो यार ये डायगोनल रिलेशनशिप ये होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज सारी चीजें वो हम जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपके आएंगी। अब जैसे क्या होता है, जैसे आपका ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये आपका बोरॉन है ना, ऐसे ही आ गया। और भी एलिमेंट्स हैं। लिथियम के नीचे कौन पाया जाता है, सोडियम। बेरिलियम के नीचे कौन, मैग्नीशियम। बोरॉन के नीचे कौन, एल्यूमिनियम। तो आपके ये हैं जो कौन है, ये जो आपका लिथियम है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। मतलब यार कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम और मैग्नीशियम की भी मैच खाने लग जाती हैं। ऐसे सिमिलरली जो बेरिलियम है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। मतलब लिथियम मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मैच खा रही हैं, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मैच खा रही है। अब यार इसका आपसे रीजन पूछा जाता है कि यार इसका रीजन क्या है ना, तो इसका रीजन होता है आपका सिमिलर आयनिक साइजेस। इनके जो आयन बनेंगे उनकी जो साइजेस रहेंगी वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, और साइज सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज में मैच खाने लग जाती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, सिमिलर आयनिक साइजेस। जैसे आपका जो लिथियम प्लस है उसका जो साइज रहेगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस 2, और जहां पे साइज सेम हो जाता है यार वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी मैच खाने लग जाती हैं। तो ये एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यार इसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी दिमाग में ये आ रहा हो ना कि ठीक है भैया आपने ये बता दिया लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं ये तो बताओ, है ना। तो ये सारी चीजें जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एस ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो वहां पे हम लोगों को और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। पी ब्लॉक पे जब हम पढ़ेंगे तो 13 से 18 पे जो भी आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कवर होंगी, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो अभी तक हमें ये पता है कि यार हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब अभी तक जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें यार मैक्सिमम आपके एलिमेंट्स 118 तक आ सकते हैं, राइट। 118 एलिमेंट्स तक आ सकते हैं। अब यार हुआ क्या, जैसे जैसे यार आपके एलिमेंट डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे आपके एलिमेंट डिस्कवर होते गए वैसे वैसे जो भी साइंटिस्ट जो एलिमेंट डिस्कवर कर रहा था उस एलिमेंट का नाम वो अपने नाम पे रख दे रहा था, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई डिस्कवर करा तो मैंने मेरे नाम पे यार वो एलिमेंट रख दिया, है ना, निथोडियम ऐसे करके कुछ कर दिया, है ना। कोई भी है ना, आपने डिस्कवर करा आपने अपने नाम पे रख दिया। तो इससे क्या हो रहा था यार, जो आपका मेन एसेंस था पीरियोडिक टेबल का कि यार इजी हो पाई चीजें, हम इजी तरीके से यार चीजों एलिमेंट्स को याद कर सकें, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। आपकी पीरियोडिक टेबल कॉम्प्लेक्स बनती हुई जा रही थी। तो इसलिए जो आपकी कमेटी है IUPAC की वो सब बैठे और उन्होंने बोला कि भैया ये सब नहीं चलने देंगे। उन्होंने बोला कि यार अगर आपको कोई सा भी एलिमेंट डिस्कवर करना है आप करो डिस्कवर, उसके हिसाब से फिर उसके बाद जो उसका नामकरण करोगे तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे नामकरण करने के लिए। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। जो यार एलिमेंट अब डिस्कवर हो रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, तो अगर उनका आपको नामकरण करना है तो कुछ यार आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल फॉलो करोगे, और कहीं पे भी यार 0 आता है तो उसको क्या बोलोगे, निल बोलोगे। कहीं पे भी 1 आता है तो उसको क्या बोलोगे, अन। 2 आता है तो उसको क्या बोलोगे, बाय। 3 आता है तो उसको क्या बोलोगे, ट्राई। 4 क्वाड, ठीक है। 5 पेंट, ठीक है। 6 हेक्स, 7 सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही 8 ऑक्ट और 9 एन, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो यार, जैसे अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार कभी नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो उसमें से भी ऐसे कुछ ऐसा ही कुछ रहता है ना। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है, इसमें रहता है। जैसे देखो 4 वहां पे हम लोग ब्यूट यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्वाड यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे गलती हो सकती है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे 7 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेप्ट बोल रहे हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, हेप्ट, राइट।
तो यहाँ पे यार गलती हो सकती है। बाकी 9 में यहाँ पे नॉन बोलते हैं, यहाँ पे एन बोलते हैं। तो ये गलती मेजरली मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि बच्चे इन 2 में गलती कर जाते हैं, बाकी सब तो यार उन्हें जनरली याद रहता है। ठीक है, ये चीज सही है। और सफिक्स आपको क्या यूज करना है, सफिक्स आपको हमेशा क्या यूज करना है, ईएम यूज करना है। ठीक है, सफिक्स आपको क्या यूज करना है, ईएम यूज करना है आपको सफिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों का बना दिया। ठीक है, तो आपको 0 से लेकर 9 तक ये यूज करना है और सफिक्स आपको ईएम यूज करना है। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, है ना, एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करो आपका 104 आ गया, इसका हमें नाम लिखना है, और सिंबल लिखना है दोनों। अब देखो 1 है तो 1 का क्या लिखोगे, अन, तो अन लिखा। 0 है, 0 का क्या लिखोगे, निल, तो निल लिखा। 4 का देखो क्या है, क्वाड, तो क्वाड, पहले ये लिख दो और एंड में सफिक्स लगा दो। सफिक्स क्या है, ईएम, हमने सफिक्स लगा दिया, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, है ना। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का नाम क्या है, सोडियम है, राइट। सिंबल क्या है, Na, तो इसका भी यार हमको सिंबल लिखना आना चाहिए। तो इसका सिंबल कैसे लिखोगे, अन का यू उठाओ, यू उठाया, निल का एन उठाओ, मतलब पहला अल्फाबेट उठाओ। जैसे क्वाड था, क्वाड का क्यू उठाओ, तो क्यू, ये इसका क्या आ गया, सिंबल आ गया, ये इसका सिंबल हो गया। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुई है चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की होती हैं। और जैसे और नामकरण करेंगे, है मजा आ रहा है अब तो, है अब तो चस्का लग गया है। इसको अन निल निल नहीं, अन निल क्वाडियम ना, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे आप सपोज करो 118, चलो भैया नामकरण करो। क्या करेंगे, 1 के लिए अन, एक और 1 है अन, 8 है तो 8 का क्या है, ऑक्ट, और क्या लगा दो सफिक्स में, ईएम लगा दो, तो क्या हो गया, अन ऑक्टियम, है ना। अब इसका मैं अगर सिंबल लिखना चाहूं तो पहले अन का यू उठाऊंगा, दूसरे अन का भी यू उठाऊंगा, और ऑक्ट का क्या उठाऊंगा, ओ उठाऊंगा, तो ये हो गया इसका सिंबल। ऐसे करके यार आप लोग कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जा रहा है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये यार कुछ आपकी बेसिक बातें हैं पीरियोडिक टेबल की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यार भैया मेरे को क्या पूरी पीरियोडिक टेबल याद रखनी है क्या, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कोई सा भी एलिमेंट दे दे, राइट, और आपसे वो पूछे कि उसका यार पीरियड नंबर बताओ, उसका यार ब्लॉक बताओ, उसका यार ग्रुप नंबर बताओ, तो उसके लिए यार क्या हमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यार उसका आंसर है नहीं। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है और ब्लॉक निकालना है, तो आप बड़े आराम से, बड़ी शानदार तरीके से निकाल सकते हो इस ट्रिक को अप्लाई करके, है ना। हेडिंग हम डाल रहे हैं, हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। कोई सा भी एलिमेंट आपको दे दे पीरियोडिक टेबल में, कोई सा भी दे दे भैया, है ना, कोई सा भी दे दे, आपको 10 सेकेंड जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब इस ट्रिक को, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकते हो। बहुत इतना आसान है ये। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता करना है, आपका जो ग्रुप 1 है उसके एलिमेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन कौन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, आपका पोटेशियम है, रुबीडियम है ना, नेक्स्ट कौन है, सीजियम है और फ्रांशियम है। करेक्ट, ये चीज ग्रुप 1 के आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और आपको ग्रुप 18 के याद होने चाहिए। तो ग्रुप 18 में आपका कौन है, हीलियम है, ठीक है, फिर आपका नियॉन भैया है, फिर आपकी एर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर आपका सिनॉन है और फिर आपका रेडॉन है। करेक्ट, ये चीजें हैं। अब आपको इनके पीरियड ध्यान होने चाहिए। तो लिथियम कौन से पीरियड में होता है, सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड, राइट। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए। तो हीलियम किस में होता है, पीरियड 1 में, नियॉन पीरियड 2 में, पीरियड 3, पीरियड 4, क्रिप्टॉन पीरियड 4 है ना, जिनॉन पीरियड 5, रेडॉन पीरियड 6, और जो आपका नेक्स्ट जो होती है ना, जिसका भी यार ऑफिशियल नेम नहीं है ऐसे, उसका पीरियड 7 है। एक तो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 18, ये कौन सा है, ग्रुप 18, इसके एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए along with their आपको एटॉमिक नंबर्स। इनके यार एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए, तभी तो यार हम लोग पता कर पाएंगे। अभी देखना,
क्वेश्चन आपको अभी करवाऊंगा। इनके आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, इनके आपको एलिमेंट के नाम ध्यान रखने हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जैसे लिथियम है, उसका कितना रहता है, 3 रहता है ना। अब जैसे देखो बच्चों को मैं भी सिखा देता हूँ कि नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है। तो एक मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो देखो 2 जैसे लिथियम का कितना है, 3 आया, तो उसमें आप ये 8 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 3 + 8 11 आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, तो इस 11 में नेक्स्ट वाला 8 ऐड कर दो, तो 11 + 8 करो तो कितना आ जाएगा, 19। अब आपको रुबीडियम का निकालना है, तो इस 19 से नेक्स्ट वाला ऐड करो, क्या है, 18 है, तो ऐड करोगे कितना आएगा, 37 आएगा। नेक्स्ट कौन है, 18, ऐड करो, 37 + 18 करो, 37 + 18, तो ये कितना आ जाएगा, 55। तो ज़ेनॉन का कितना, सॉरी सीजियम का कितना हो गया, 55 आ गया। अब फ्रेंशियम, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 32 है, तो ऐड करो तो कितना आ गया, ये 87 आ गया। करेक्ट। ऐसे देखो हीलियम का कितना रहता है, 2, तो नेक्स्ट कौन है, देखो 2 के बाद कौन है, 8, ऐड करो 10 हो गया। अब फिर 8 है, ऐड करो 18 हो गया। फिर 18 है, ऐड करो 18 + 18 36 हो गया। फिर कौन है, अगेन 18 है, तो 36 और 18 करो तो कितना हो गया, 54 हो गया। अब फिर नेक्स्ट कौन है, 32 है, तो 54 और 32 ऐड करो तो कितना हो गया, 86 हो गया। अब नेक्स्ट निकालना है, तो देखो लास्ट वाला भी ये 32 है, ये ऐड करो तो ये कितना आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 118 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग एटॉमिक नंबर्स भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो डी ब्लॉक होता है ना, वो आपका यहां से लाई करता है। डी ब्लॉक आपका पीरियड 4 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा ना, पीरियड 4 से स्टार्ट होता है ना। ये गलती कर दोगे ना तो भैया ये ट्रिक का फिर फायदा नहीं उठा पाओगे। अभी मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है देखो, और जो मैंने इस स्लाइड में आपको बताया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता है, ये स्लाइड आपको अच्छे से पता है और आपको ये पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर भैया कोई सा भी दे दे वो एलिमेंट आपको यूं निकाल देंगे। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक 2 सेकंड में हम निकाल देंगे। कैसे, आ जाओ भैया, निकाल के दिखाते हैं ना यार, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, है ना। आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर 34। चलो भैया इसका हमें बताना है पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। चलो देखो 34। अब ध्यान से अगर हम देखें तो 34 किस 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, हमको ये चेक करना है। तो आपका ये है, पोटेशियम है 19 और क्रिप्टॉन है 36। क्या आपका जो 34 आया है, क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल। तो एक एक करके एलिमेंट भरोगे ना, पहले 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके भरोगे, तो फिर 33, 34, 35, 36, तो क्या ये सब सेम लाइन में आएंगे? बिल्कुल। तो क्या पीरियड डिसाइड हो गया? जिन भी 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है वहां से आप पीरियड देख सकते हो। तो 19 और 36 के बीच में लाई कर रहा था, तो पीरियड ऑब्वियसली किसके हैं, 4th के हैं। तो आपका पीरियड हो चुका है 4, दिस इज पीरियड 4। अब आ जाओ, आप लोगों को ग्रुप देखना है। तो Z = जो 36 है, जो क्रिप्टॉन है, देखो Z = 36 क्रिप्टॉन है, कौन से ग्रुप में लाई कर रही है? ग्रुप 18 में। ठीक है, ये है ग्रुप 18। तो जो इसके पहले वाला होगा, तो 35 होगा, वो किस में लाई करेगा? 17 में। जो इसके और पहले वाला होगा वो किस में लाई करेगा? ग्रुप 16 में। तो क्या आपको Z = 34 का ग्रुप मिल गया? बिल्कुल मिल गया। कौन सा? ग्रुप 16। अब मैं ये बोल रहा हूं, एक बार ग्रुप आ गया ना आपके पास, तो ब्लॉक ऑटोमेटिकली आ चुका है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि आपका अगर इस ब्लॉक है तो दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। P है 13 से 18, पूरा का पूरा P है। तो अभी हमने क्या निकाला? ग्रुप 16। तो 13 to 18 के बीच में ही है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबके सब किसमें लाई कर रहे हैं? P ब्लॉक में। राइट, सीधा सीधा आंसर आ चुका है। एक बार आपके पास ग्रुप आ गया तो आपके पास ब्लॉक भी आ चुका है, इट लाइज इन P ब्लॉक। क्या बात समझ में आई है ना? आसान है ना। बस ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद तो हम फटाक से निकाल देंगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है यार, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि यार अब बताओ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो जैसे आपको सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे, एर्गन 4s2 3d3 दे रखा है, तो आप लोग निकाल लो यार यहाँ से Z। कैसे निकालोगे? एर्गन कितना रहता है? 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? 4s में, तो 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? 3d में, तो 3। ये कितना हो गया आपका? 23। अब देख लो यार 23 देखो अब किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये रहा 23 अगेन 19 और 36 के बीच में लाई कर रहा है। तो पीरियड आपका फिक्स हो गया 4, 4th पीरियड लिख दो।
अब देखो Z इक्वल्स टू 19 था, तो क्या ये ग्रुप 1 में था? हाँ या ना? देखो ना भैया, पोटेशियम ग्रुप 1 में है। अब Z इक्वल्स टू 20 आएगा तो ये किस में लाया करेगा? आपका ग्रुप 2 में। Z इक्वल्स टू 21 आएगा तो ये कहां लाया करेगा? ग्रुप 3 में, क्योंकि देखो पीरियड 4 से डी ब्लॉक आपका स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ग्रुप 3। और Z इक्वल्स टू 22 हो जाएगा आपका ग्रुप 4, और Z इक्वल्स टू 23 है ना। Z इक्वल्स टू 22 हो गया ग्रुप 4, Z इक्वल्स टू 23 हो गया आपका ग्रुप 5। तो ये लाया कर गया आपका, देखो तो ग्रुप भी कौन सा हो गया इसका? 5। अच्छा, अब ग्रुप 5 कौन से ब्लॉक में लाया करता है? 3 to 12 सारे के सारे किस में लाया करेंगे? डी ब्लॉक में। देखो यहाँ पे देखो 3 to 12 सारे कहां पे? डी ब्लॉक में। चलो भैया, तो हो गया आपका। ग्रुप 5 आया था तो वो कहां लाया करेगा? ऑब्वियसली डी ब्लॉक में। आइए बात समझ में। तो ऐसे तरीके से पूछा जाएगा। और देखो कई बार आपसे ऐसे कुछ ट्रिकी सवाल भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अगर यार Z इक्वल्स टू 95 है तो जरा इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताइए। चलो भैया बताओ, सोचो 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 सोचो, कैसे करोगे? ये ट्रिक क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे एक्टिनॉइड्स थे, वो कहां से कहां तक लाया करते हैं? Z इक्वल्स टू 90 to 103। तो क्या आपका 95 भी इसी बीच में लाया कर रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो मेरे से पूछा गया है क्या वो एक एक्टिनॉइड है? हाँ यार, 90 to 103 सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स। तो Z इक्वल टू 95 भी क्या रहेगा? एक्टिनॉइड। अब एक बार आपको ये पता चल गया कि यार वो एक्टिनॉइड है या फिर लेंथेनॉइड है, फिर तो चीजें बहुत आसान हो गई। जैसे हमें पता है एक्टिनॉइड कहाँ लाया करते हैं? पीरियड 7 में। कहाँ? ग्रुप 3। कौन से ब्लॉक के हैं? F ब्लॉक के हैं। ये कैसे पता चला है आपको? इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है, पूरी स्लाइड मैंने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कहाँ लाए करने हैं? पीरियड 7 ग्रुप 3। कौन से ब्लॉक के हैं? F ब्लॉक के हैं। आई है बात समझ में? तो कई बार आपसे वो ऐसे खेल जाएगा कि आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ही दे देगा और आपसे पूछेगा कि भैया बताओ ये कहाँ लाए कर रहे हैं। जैसे आपको ये बोलेगा, ये बताओ कहाँ लाए कर रहा है। सोचो। अब जैसे लेंथेनॉइड थे वो थे 58 to 71, लेकिन उससे पहले वाला जो था 57, Z इक्वल्स टू 57, ये कौन है? ये तो भैया लेंथेनम ही लिख दिया है। डायरेक्ट कौन लिख दिया है? लेंथेनम ही लिख दिया है। अब लेंथेनम का भी फिक्स है चीजें, क्या है? पीरियड 6 है, ग्रुप 3 है, और ध्यान रखना बोथ लेंथेनम एंड एक्टिनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक ना लिख देना है ना, ब्लंडर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के यार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही सारी चीजें हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का हमने बहुत शानदार सा आइडिया ले लिया है। अब जो यार हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हमको ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्साइड्स का क्या नेचर रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको स्टार्ट करनी है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक शानदार, एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिल चुका है पीरियोडिक टेबल का। ऑलराइट, जोर और शोर से पढ़ते रहो, अपने एम की तरफ बढ़ते रहो और फुल मेहनत करते रहो। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।